दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की पर लोहे की ग्रिल लगी थी और कमरे के अंदर सिर्फ एक ही आदमी मौजूद था, जो मरा हुआ मिला। पुलिस ने पहली नजर में यही कहा कि यह हत्या नहीं हो सकती, क्योंकि न कमरे में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान था और न ही संघर्ष का। लेकिन जिस जगह लाश पड़ी थी, वहां खून की एक भी बूंद नहीं थी, और यही एक बात इस केस को साधारण मौत से कहीं आगे ले जाती थी। यह घटना रुद्रपुर के एक पुराने हेरिटेज गेस्ट हाउस की है, जो शहर से थोड़ा दूर घने पेड़ों और सुनसान सड़क के बीच खड़ा था। बाहर से देखने पर यह जगह जितनी शांत लगती थी, अंदर से उतनी ही रहस्यमय थी। पुराने लकड़ी के दरवाजे, मोटी दीवारें और हर कमरे में बंद होती हुई खिड़कियां, मानो यह इमारत खुद अपने राज छुपाना जानती हो। उस रात गेस्ट हाउस में कोई बड़ी हलचल नहीं थी। न कोई पार्टी, न कोई झगड़ा, न ही कोई तेज आवाज। जो लोग वहां ठहरे हुए थे, वे सब अपने अपने कारणों से आए थे, और किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि सुबह होते होते यह जगह एक हत्या का गवाह बनने वाली है। उस रात गेस्ट हाउस में कुल 6 लोग मौजूद थे। मालिक अरविंद मल्होत्रा और उसकी पत्नी कविता मल्होत्रा, मैनेजर सुरेश वर्मा, पुराना नौकर रघुनाथ और 2 मेहमान, जिनके बारे में कोई ज्यादा सवाल नहीं पूछता था। सब कुछ सामान्य था, बिल्कुल सामान्य, जब तक कि सुबह का वह पल नहीं आया। सुबह करीब 7:30 बजे रघुनाथ रोज की तरह चाय लेकर निकला। उसकी दिनचर्या पिछले 20 सालों से एक जैसी थी, और इसी गेस्ट हाउस ने उसकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा देखा था। उसने सबसे पहले रसोई से ट्रे उठाई और सीधे कमरे नंबर 7 की ओर बढ़ा, वही कमरा जिसमें मालिक अरविंद मल्होत्रा ठहरा हुआ था। रघुनाथ ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, फिर थोड़ी तेज आवाज में पुकारा। अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसने एक पल रुककर फिर से दस्तक दी, लेकिन कमरे के अंदर से वही खामोशी बनी रही। आमतौर पर अरविंद इस वक्त तक जाग चुका होता था, इसलिए रघुनाथ को पहली बार कुछ अजीब लगा। उसने तुरंत मैनेजर सुरेश को बुलाया। सुरेश तेज कदमों से आया और दरवाजे के सामने खड़ा होकर जोर से आवाज लगाई। जब इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला, तो दोनों की नजर अपने आप खिड़की की तरफ गई। खिड़की पर लोहे की मोटी ग्रिल लगी थी, और वह अंदर से बंद थी, बाहर से कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था। कुछ पल की चुप्पी के बाद फैसला लिया गया कि दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही दरवाजा खुला, दोनों वहीं ठिठक गए। कमरे के अंदर अरविंद मल्होत्रा जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, चेहरा शांत था और शरीर पर किसी तरह के संघर्ष का कोई निशान नहीं था। यह ऐसा दृश्य था जिसे देखकर कोई भी तुरंत यह नहीं कह सकता था कि यह हत्या है। लेकिन कमरे में एक अजीब बात साफ नजर आ रही थी। न बिस्तर पर खून था, न जमीन पर और न ही किसी चीज पर। फिर भी हवा में एक हल्की सी गंध तैर रही थी, जैसे किसी दवा या रसायन की। यही वह पल था जब यह साफ हो गया कि यह मौत साधारण नहीं है। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई और कुछ ही देर में थानेदार राकेश सिंह गेस्ट हाउस पहुंच गया। उसने कमरे का मुआयना किया, दरवाजे और खिड़की की स्थिति देखी और फिर लाश की ओर ध्यान दिया। बाथरूम का दरवाजा आधा खुला था और अंदर एक गीला तौलिया पड़ा था, जैसे किसी ने हाल ही में उसका इस्तेमाल किया हो। राकेश सिंह ने सभी को हॉल में इकट्ठा किया और एक ही सवाल पूछा कि रात को अरविंद मल्होत्रा के कमरे में कौन गया था। जवाब सभी का एक जैसा था, कोई नहीं।
यही वह जवाब था जिसने इस केस को और उलझा दिया, क्योंकि अब साफ हो चुका था कि कातिल बाहर का नहीं बल्कि अंदर का ही कोई था। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह हत्या सिर्फ शुरुआत है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, हर इंसान का झूठ एक एक करके सामने आने वाला है। थानेदार राकेश सिंह ने सभी को हॉल में बैठाए रखा। कमरे का माहौल भारी था। कोई जोर जोर से नहीं बोल रहा था, लेकिन हर किसी के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। यह वही बेचैनी थी जो तब पैदा होती है जब इंसान जानता है कि सच छुपाना आसान नहीं होने वाला। राकेश सिंह ने सबसे पहले गेस्ट हाउस के मैनेजर सुरेश वर्मा की ओर देखा। सुरेश इस जगह को पिछले 10 सालों से संभाल रहा था। हिसाब किताब, स्टाफ, मेहमान, सब कुछ उसी की जिम्मेदारी में था। थानेदार ने उससे पूछा कि मालिक के साथ उसके रिश्ते कैसे थे। सुरेश ने बिना झिझक कहा कि सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसकी आवाज में वह भरोसा नहीं था जो आमतौर पर सच बोलते वक्त होता है। सवालों के दौरान यह बात सामने आई कि पिछले कुछ महीनों से गेस्ट हाउस घाटे में चल रहा था। पैसों को लेकर अरविंद और सुरेश के बीच कई बार बहस हो चुकी थी। सुरेश ने माना कि कल रात भी उनकी बात हुई थी, लेकिन उसके मुताबिक वह सिर्फ काम की बात थी। थानेदार ने यह बात नोट कर ली, क्योंकि पैसों की वजह से होने वाले झगड़े अक्सर हत्या तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद थानेदार की नजर कविता मल्होत्रा पर गई। वह पूरे समय चुप बैठी रही थी। सवाल पूछे जाने पर उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। उसने बताया कि वह रात को जल्दी सो गई थी और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसके और अरविंद के रिश्ते कैसे थे, तो वह एक पल के लिए रुक गई। यह छोटा सा रुकना थानेदार की नजर से छुप नहीं पाया। धीरे धीरे यह साफ हुआ कि पति पत्नी के रिश्ते पिछले कुछ समय से ठीक नहीं थे। अरविंद ज्यादातर समय गेस्ट हाउस में ही रहता था और कविता शहर में। उनके बीच दूरी थी, और दूरी के साथ अक्सर शक भी जन्म लेता है। कविता ने कहा कि उसका इस मौत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा थकान दिख रही थी। तीसरा नाम था रघुनाथ का, पुराना नौकर जिसने अरविंद को जवान होते देखा था। उसने बताया कि वह रात को अपने कमरे में ही था और सुबह सबसे पहले वही चाय देने गया था। उसका कोई झगड़ा नहीं था, न पैसों का लालच और न ही कोई पुरानी दुश्मनी। फिर भी थानेदार जानता था कि सबसे भरोसेमंद दिखने वाले लोग भी कई बार सबसे बड़ा राज छुपाए होते हैं। अब बारी थी मेहमानों की। राजीव मेहरा, जो कमरे नंबर 3 में ठहरा था, उसने खुद को एक बिजनेस ट्रैवलर बताया। उसके मुताबिक वह रात को देर तक फोन पर बात करता रहा और फिर सो गया। लेकिन जब उससे पूछा गया कि वह किससे बात कर रहा था, तो उसने साफ जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा कि यह निजी मामला है। निजी बातें अक्सर पुलिस को और ज्यादा उत्सुक बना देती हैं। दूसरा मेहमान, जिसने अपना नाम अमित बताया था, शुरू से ही अलग लग रहा था। न ज्यादा सवाल, न ज्यादा प्रतिक्रिया। उसने कहा कि वह देर रात गेस्ट हाउस पहुंचा और सीधा अपने कमरे में चला गया। उसने अरविंद को उस रात देखा भी नहीं। उसका अलिबी सुनने में सीधा था, लेकिन बहुत ज्यादा सीधा होना भी कभी कभी शक पैदा करता है। थानेदार ने आखिरी सवाल डिलीवरी बॉय को लेकर किया। सुरेश ने बताया कि रात करीब 9 बजे एक लड़का खाना देने आया था।
उस वक्त अरविंद ने खुद नीचे आकर खाना लिया था। यह बात अहम थी क्योंकि इसका मतलब था कि अरविंद उस समय जिंदा था। डॉक्टर की शुरुआती रिपोर्ट भी यही कह रही थी कि मौत देर रात नहीं बल्कि उससे पहले हुई थी। अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही थी, लेकिन सवाल और बढ़ते जा रहे थे। अगर अरविंद रात को जिंदा था, तो फिर उसे जहर कब दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब जहर का असर धीरे धीरे होता है, तो अरविंद ने मदद क्यों नहीं मांगी? उसका मोबाइल पास में था, अलार्म लगा हुआ था, लेकिन कोई कॉल नहीं की गई थी। थानेदार राकेश सिंह को अब यह एहसास हो चुका था कि यह केस जितना सीधा दिख रहा था, उतना है नहीं। हर इंसान के पास कुछ छुपाने के लिए था। कोई पैसे छुपा रहा था, कोई रिश्ते और कोई अपनी पहचान। और इन सब के बीच एक सच्चाई थी जो अभी सामने नहीं आई थी। हॉल में बैठे लोग शायद यह सोच रहे थे कि पुलिस किस पर शक करेगी, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि पुलिस पहले ही एक बड़ी गलती करने वाली है और वही गलती कातिल के लिए सबसे बड़ा मौका बनने वाली है। थानेदार राकेश सिंह ने हॉल में बैठी भीड़ को थोड़ी देर के लिए वहीं रहने को कहा और खुद दोबारा कमरे नंबर 7 की ओर बढ़ गया। अब उसकी नजर किसी इंसान पर नहीं, बल्कि उन चीजों पर थी जो आम तौर पर नजरअंदाज कर दी जाती हैं। उसे पता था कि कातिल ने जो भी किया है, बहुत सोच समझकर किया है, और ऐसी हत्या में सबसे बड़े सुराग अक्सर छोटी बातें होती हैं। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर फिर से उसी जगह गई जहां लाश पड़ी थी। जमीन साफ थी, बहुत ज्यादा साफ। किसी संघर्ष के निशान नहीं थे, न ही कपड़ों पर खून। इसका मतलब साफ था कि अरविंद मल्होत्रा ने मरते वक्त न तो भागने की कोशिश की और न ही किसी से लड़ाई हुई। यह मौत अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे आई थी। उसने कमरे के दोनों गिलासों को ध्यान से देखा। एक गिलास बिस्तर के पास पड़ा था और दूसरा मेज पर रखा था। मेज वाला गिलास लगभग साफ था, लेकिन बिस्तर के पास वाले गिलास में सफेद सा हल्का अवशेष अब भी दिखाई दे रहा था। यह वही गिलास था जिसे पहले ही सबूत के तौर पर अलग रख दिया गया था। सवाल यह नहीं था कि जहर किस गिलास में था, सवाल यह था कि वह गिलास वहां पहुंचा कैसे। राकेश सिंह ने कमरे की घड़ी देखी। घड़ी चल रही थी, समय सही दिखा रही थी। फिर उसकी नजर मोबाइल फोन पर गई। मोबाइल पूरी तरह चार्ज था और उसमें किसी भी तरह की आखिरी कॉल या मैसेज दर्ज नहीं था। न किसी को मदद के लिए फोन किया गया, न किसी को अलविदा कहा गया। यह चुप्पी सामान्य नहीं थी। उसने बाथरूम की तरफ ध्यान दिया। अंदर रखा तौलिया गीला था, लेकिन फर्श सूखा था। इसका मतलब था कि किसी ने सिर्फ हाथ या चेहरा धोया था, नहाया नहीं। अगर अरविंद को जहर का असर महसूस हुआ होता, तो वह पानी पीने या खुद को संभालने की कोशिश जरूर करता। लेकिन यहाँ सब कुछ बहुत शांत लग रहा था, जैसे उसे अंदाजा ही न हो कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसी बीच थानेदार को याद आया कि रात को डिलीवरी बॉय आया था। उसने नीचे आकर खाना लिया था। इसका मतलब था कि उस वक्त अरविंद चल फिर सकता था, बात कर सकता था। जहर अगर उसी वक्त दिया गया होता, तो असर दिखने में समय लगता। सवाल यह था कि खाना किसने दिया और उस खाने में क्या मिला हुआ था। राकेश सिंह नीचे रसोई की ओर गया। वहां वही बर्तन रखे थे जिनमें रात का खाना बना था।
रघुनाथ ने बताया कि खाना बाहर से आया था और सिर्फ गर्म किया गया था। रसोई के स्टाफ ने खाना नहीं चखा था। यह एक अहम बात थी, क्योंकि इससे यह साफ हो गया कि जहर रसोई में नहीं मिलाया गया था। थानेदार ने सुरेश को बुलाया और उससे पूछा कि रात को अरविंद के साथ कोई और नीचे आया था या नहीं। सुरेश ने साफ मना कर दिया। उसके मुताबिक अरविंद अकेले ही नीचे आया था और खाना लेकर वापस चला गया था। लेकिन जब यही सवाल रघुनाथ से पूछा गया तो उसने कहा कि उसे सीढ़ियों पर किसी और की आहट सुनाई दी थी। वह यह तय नहीं कर पाया कि वह कौन था, लेकिन कोई तो था। यह पहला विरोधाभास था, छोटा सा लेकिन अहम। अब थानेदार ने मेहमानों के कमरों की तरफ रुख किया। राजीव मेहरा के कमरे में सब कुछ सलीके से रखा था। बैग खुला हुआ था और अंदर कुछ फाइलें थीं। जब उनसे पूछा गया तो राजीव ने बताया कि वे प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करते हैं और कुछ पुराने कागज देखने आए थे। यही बात पहले उसने नहीं बताई थी। उसने सिर्फ इतना कहा था कि वह बिजनेस ट्रैवल पर है। अमित का कमरा सबसे ज्यादा साधारण था। एक छोटा सा बैग, कुछ कपड़े और कोई निजी सामान नहीं। न लैपटॉप, न फाइलें, न किताबें। ऐसा लग रहा था जैसे वह ज्यादा दिन रुकने आया ही नहीं था। जब थानेदार ने उससे पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है, तो उसने वही पुराना जवाब दिया, बस घूमने के लिए। यह जवाब सुनने में जितना आसान था, उतना ही अविश्वसनीय। थानेदार के दिमाग में अब कई सवाल घूम रहे थे। हर किसी के बयान में कुछ न कुछ छूटा हुआ था। कोई पूरी सच्चाई नहीं बता रहा था। लेकिन पुलिस का तरीका यही होता है कि वह सबसे पहले सबसे आसान रास्ता चुनती है। और यहाँ सबसे आसान रास्ता सुरेश वर्मा की ओर जाता दिख रहा था। पैसों का झगड़ा, आखिरी बातचीत, गेस्ट हाउस की पूरी जानकारी, सब कुछ उसी के पास था। उसके पास मौका भी था और वजह भी। यही सोचकर राकेश सिंह ने अपना अगला कदम तय कर लिया। उसे लगा कि अगर वह सुरेश को दबाव में लाएगा तो सच अपने आप बाहर आ जाएगा। लेकिन यही वह पल था जहां पुलिस ने वह गलती कर दी जिसकी वजह से कातिल को राहत मिली। क्योंकि असली कातिल यह सब देख रहा था और समझ चुका था कि पुलिस अब गलत दिशा में बढ़ रही है। थानेदार राकेश सिंह ने देर तक सुरेश वर्मा को अपने सामने बैठाए रखा। सवाल वही थे, लेकिन हर बार थोड़ा बदलकर पूछे जा रहे थे। पैसों की बात, घाटे की बात, मालिक के साथ हुई बहस और वह आखिरी रात जब दोनों एक ही इमारत में थे। सुरेश जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसी स्थिरता नहीं बची थी। जब उससे पूछा गया कि रात को अरविंद के कमरे के पास वह कितनी देर रहा, तो उसने कहा कि वह बस हालचाल पूछकर चला गया था। लेकिन यह बात पहले उसने साफ नहीं कही थी। यह छोटा सा फर्क पुलिस के लिए काफी था। राकेश सिंह को लगने लगा कि दबाव बढ़ते ही सुरेश कहीं न कहीं फिसल रहा है। पुलिस ने सुरेश के कमरे की तलाशी ली। वहां से एक पुरानी फाइल मिली जिसमें गेस्ट हाउस के खर्चों और कर्ज का पूरा हिसाब लिखा था। कुछ पन्नों पर अरविंद की लिखावट में नोट्स थे और आखिरी पन्ने पर दोनों के बीच हुई तीखी बहस का जिक्र। यह सब देखकर पुलिस को अपना शक और मजबूत लगने लगा। इसके बाद पुलिस ने सुरेश का फोन जब्त किया। कॉल रिकॉर्ड्स में अरविंद के साथ कई लंबी बातचीत दर्ज थीं। आखिरी कॉल उसी रात की थी, खाना आने से थोड़ी देर पहले।
सुरेश ने कहा कि वह सिर्फ काम की बात थी, लेकिन पुलिस के लिए यह कॉल एक आखिरी कड़ी बन गई। राकेश सिंह ने बिना देर किए सुरेश को हिरासत में लेने का फैसला कर लिया। हॉल में बैठे लोग यह सब चुपचाप देख रहे थे। किसी ने राहत की सांस ली, किसी ने नजरें झुका लीं। सबको लग रहा था कि अब मामला साफ हो गया है और कातिल पकड़ा जा चुका है। लेकिन उसी वक्त एक छोटी सी बात नजरअंदाज कर दी गई। सुरेश को ले जाते वक्त रघुनाथ ने धीरे से कहा कि सुरेश तो हमेशा सीढ़ियों के नीचे रहता था, ऊपर कम ही आता था। यह बात किसी ने गंभीरता से नहीं ली। पुलिस को लग रहा था कि अब केस सही दिशा में है, इसलिए किसी पुराने नौकर की बात ज्यादा मायने नहीं रखती थी। सुरेश को थाने ले जाया गया और वहीं उससे कड़ी पूछताछ शुरू हुई। घंटों पूछताछ के बाद भी वह वही बात दोहराता रहा कि उसने अरविंद को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह परेशान था, डरा हुआ था, लेकिन टूट नहीं रहा था। फिर भी पुलिस के लिए हालात इतने थे कि उसे मुख्य आरोपी मान लिया गया। इसी बीच पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट आ गई। जहर की पुष्टि हो चुकी थी, लेकिन उसमें एक अजीब बात लिखी थी। जहर की मात्रा बहुत कम थी, इतनी कम कि आमतौर पर आदमी को तुरंत नहीं मारती। इसका मतलब था कि अरविंद की मौत अचानक नहीं हुई थी। वह कुछ समय तक होश में रहा होगा। यह रिपोर्ट राकेश सिंह ने जल्दी से पढ़ी और फाइल में रख दी। उस वक्त उसका ध्यान सुरेश पर था, रिपोर्ट के उस हिस्से पर नहीं जो पूरी कहानी बदल सकता था। उधर गेस्ट हाउस में माहौल बदल चुका था। पुलिस की गाड़ी जाते ही कुछ लोग राहत महसूस कर रहे थे और कुछ लोग और ज्यादा चुप हो गए थे। अमित अब पहले से भी ज्यादा शांत दिख रहा था। राजीव मेहरा ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया, जैसे वह यहाँ से निकल जाना चाहता हो। और कविता मल्होत्रा, वह अब पहली बार लाश वाले कमरे के पास गई। उसने अंदर झांका, कुछ सेकंड खड़ी रही और फिर बिना कुछ बोले वापस चली गई। उस पल किसी ने यह नहीं देखा कि उसके चेहरे पर दुख नहीं, बल्कि किसी और ही तरह की भावना थी। रात होते होते गेस्ट हाउस फिर से शांत हो गया। लेकिन यह वही शांति थी जो तूफान से पहले आती है। क्योंकि असली कातिल जान चुका था कि पुलिस ने गलत आदमी को पकड़ लिया है और अब उसके पास वक्त है, बहुत सारा वक्त। और जब कातिल को वक्त मिल जाता है तो वह अगली चाल चलने से नहीं डरता। रात गहराने लगी थी। गेस्ट हाउस में सन्नाटा था, लेकिन यह वही सन्नाटा नहीं था जो आम रातों में होता है। अब यह सन्नाटा भारी लग रहा था, जैसे दीवारों ने भी सांस रोक रखी हो। पुलिस के जाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए थे, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। करीब 11 बजे के आसपास अचानक एक चीख गूंजी। यह चीख ऊपर की मंजिल से नहीं, नीचे की तरफ से आई थी। रघुनाथ सबसे पहले बाहर निकला और आवाज की दिशा में भागा। कुछ ही सेकंड में बाकी लोग भी अपने कमरों से निकल आए। डाइनिंग एरिया के पास जमीन पर एक आदमी पड़ा था। लाइट जलते ही सबकी आंखें उसी पर टिक गईं। वह आदमी राजीव मेहरा था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और उसके मुंह के पास हल्का सा झाग दिखाई दे रहा था। वही गंध जो पहले कमरे नंबर 7 में महसूस हुई थी, यहाँ भी हवा में फैली हुई थी। अब किसी को शक नहीं रहा। यह दूसरी मौत थी। पुलिस को दोबारा बुलाया गया। थानेदार राकेश सिंह जब पहुंचा तो उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा सख्त था।
उसने लाश को देखा और एक ही बात समझ गया कि कुछ बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। सुरेश हिरासत में था और फिर भी यहाँ एक और आदमी मर चुका था। पोस्टमार्टम टीम को तुरंत बुलाया गया। शुरुआती जांच में साफ हो गया कि राजीव की मौत भी जहर से हुई थी और जहर वही था जो अरविंद के शरीर में पाया गया था। अब यह तय हो चुका था कि दोनों मौतें एक ही कड़ी का हिस्सा हैं। राकेश सिंह ने सभी को फिर से हॉल में बैठाया। इस बार माहौल अलग था। अब किसी को राहत नहीं थी, सिर्फ डर था। सवाल फिर वही थे, लेकिन अब हर जवाब के पीछे मौत का साया था। राजीव के कमरे की तलाशी ली गई। वहां से कुछ कागज मिले जिन पर गेस्ट हाउस की पुरानी जमीन से जुड़े दस्तावेज थे। यह वही जमीन थी जिस पर यह हेरिटेज गेस्ट हाउस बना था। धीरे धीरे यह बात सामने आने लगी कि राजीव सिर्फ एक बिजनेस ट्रैवलर नहीं था। वह यहाँ किसी सौदे के सिलसिले में आया था। कविता मल्होत्रा से जब सवाल किया गया तो उसने पहली बार खुलकर बात की। उसने माना कि अरविंद गेस्ट हाउस को बेचने की सोच रहा था। कुछ लोगों से बातचीत चल रही थी और राजीव उन्हीं में से एक था। यह सौदा गुप्त रखा गया था क्योंकि इससे कई लोगों की जिंदगी बदलने वाली थी। अब कहानी का रंग बदलने लगा। यह सिर्फ पैसों का झगड़ा नहीं था, बल्कि जमीन और भविष्य से जुड़ा मामला था। और इसी सौदे में एक और नाम जुड़ा हुआ था जिसे अब तक किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था। अमित। जब थानेदार ने अमित की ओर देखा तो वह पहली बार नजरें चुरा गया। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि बेचैनी थी, जैसे कोई हिसाब अचानक बिगड़ गया हो। पूछताछ में उसने बताया कि वह भी उसी सौदे से जुड़ा था, लेकिन सिर्फ एक बिचौलिए के तौर पर। यहीं पर एक और अहम बात सामने आई। अमित और राजीव एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन दोनों ने यह बात छुपाई थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अरविंद की मौत के बाद राजीव गेस्ट हाउस छोड़ने की तैयारी में था। राकेश सिंह अब समझ चुका था कि पहली गिरफ्तारी एक बड़ी भूल थी। उसने तुरंत थाने फोन करके सुरेश की हिरासत की स्थिति पर सवाल उठाए। अब यह केस दो मौतों का बन चुका था और असली कातिल अब भी आजाद था। रात के आखिरी पहर में जब सबको लगा कि सवाल खत्म हो गए हैं, रघुनाथ ने एक और बात कही। उसने बताया कि दूसरी मौत से कुछ देर पहले उसने किसी को सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा था। उस व्यक्ति ने टोपी पहनी हुई थी और उसने चेहरा छुपा रखा था। यह बयान सुनते ही माहौल और भारी हो गया। अब यह साफ था कि कातिल गेस्ट हाउस के अंदर ही घूम रहा था और अपने अगले कदम की तैयारी कर चुका था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि अब पुलिस जान चुकी थी कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी मौत के बाद पुलिस ने गेस्ट हाउस को पूरी तरह सील कर दिया। अब कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता था। राकेश सिंह जान चुका था कि यह केस अब दबाव में नहीं, दिमाग से सुलझाया जाएगा। एक और गलती की गुंजाइश नहीं थी। सबसे पहले उसने दोनों मौतों की टाइमलाइन साथ रखी। अरविंद मल्होत्रा की मौत धीरे धीरे हुई थी। जहर का असर देर से पड़ा। राजीव मेहरा की मौत तेज थी, लेकिन जहर वही था। फर्क सिर्फ मात्रा का था। इसका मतलब साफ था कि कातिल को जहर की पूरी जानकारी थी। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। राकेश सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा ध्यान से पढ़ी। रिपोर्ट में एक लाइन थी,
जिसे पहले नजरअंदाज कर दिया गया था। जहर खाने में नहीं, बल्कि पानी या पेय पदार्थ में मिलाया गया था। यही वजह थी कि खाने में किसी और को कुछ नहीं हुआ। अब 2 गिलासों की अहमियत बढ़ गई। एक गिलास अरविंद के कमरे में मिला था, दूसरा राजीव के पास डाइनिंग एरिया में। दोनों गिलास एक ही सेट के थे, लेकिन उन पर उंगलियों के निशान अलग थे। एक निशान बार बार दोहराया जा रहा था, जो दोनों जगह मौजूद था। राकेश सिंह को अब यकीन होने लगा था कि कातिल दोनों बार खुद गिलास लेकर आया था। उसने रघुनाथ को बुलाया। रघुनाथ ने बताया कि गेस्ट हाउस में पानी और ड्रिंक्स आमतौर पर नौकर ही देते थे, लेकिन उस रात अरविंद ने खुद नीचे आकर गिलास उठाया था। राजीव ने भी बाद में खुद पानी लिया था। यानी कातिल ने उन्हें मजबूर नहीं किया, बल्कि मौका बनाया। अब सवाल था, किसके पास इतना आराम से घूमने का मौका था कि वह दोनों के पास बिना शक के पहुंच सके। राकेश सिंह की नजर एक बार फिर अमित पर गई। अमित को गेस्ट हाउस में सबसे कम कोई जानता था। वह न मालिक का आदमी था, न स्टाफ का। फिर भी वह हर जगह आसानी से मौजूद था। न किसी ने उसे रोका, न किसी ने सवाल किया। जब अमित से फिर पूछताछ हुई, तो इस बार सवाल सीधे थे। वह जमीन के सौदे में बिचौलिया था, यह बात अब साफ थी। लेकिन उसने यह नहीं बताया था कि सौदे में उसका हिस्सा कितना था। दबाव बढ़ने पर उसने माना कि अगर गेस्ट हाउस बिकता, तो उसे बड़ा कमीशन मिलने वाला था। यहीं पर कहानी में एक और नाम जुड़ा। अरविंद उस सौदे से पीछे हटने वाला था। वह जमीन बेचने के बजाय गेस्ट हाउस को अपने बेटे के नाम करने की सोच रहा था। यह बात राजीव को उसी दिन पता चली थी। राकेश सिंह को अब पूरा चित्र दिखने लगा था। अरविंद को हटाना सौदे के लिए जरूरी था। राजीव सौदे में साझेदार था, लेकिन अरविंद की मौत के बाद वह गवाह बन गया था। और गवाह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। अब सिर्फ एक सवाल बचा था, क्या अमित अकेला था? राकेश सिंह ने रघुनाथ के बयान फिर से पढ़े। सीढ़ियों की आहट, टोपी पहना हुआ आदमी, चेहरा छुपाया हुआ। यह कोई बाहरी आदमी नहीं था। यह वही था जिसे लोग पहचानते अगर वह सीधे सामने आता। उसने कविता मल्होत्रा से आखिरी बार बात की। उसने बताया कि अमित पिछले कुछ हफ्तों से बार बार अरविंद से मिलने आ रहा था। कभी मैनेजर के सामने, कभी अकेले। यह वही बात थी जिसे अब तक किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था। अब सारे सुराग एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। राकेश सिंह ने फाइल बंद की और गेस्ट हाउस की ओर देखा। कातिल अब भी अंदर ही था। उसे शायद लग रहा था कि उसने सब कुछ साफ कर दिया है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि खेल अब उसके हाथ से निकल चुका है। राकेश सिंह ने किसी को यह नहीं बताया कि वह अब किस दिशा में सोच रहा है। उसने गेस्ट हाउस में मौजूद लोगों को बस इतना कहा कि जांच जारी है और जब तक वह खुद न कहे, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। यह बात सुनकर कुछ लोग घबरा गए और कुछ ने राहत की सांस ली, लेकिन एक चेहरा ऐसा भी था जिस पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। राकेश सिंह ने जानबूझकर यह अफवाह फैलने दी कि पुलिस अब भी सुरेश वर्मा को ही मुख्य आरोपी मान रही है। यह बात अमित तक भी पहुंची। उसने इसे सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके व्यवहार में एक अजीब सा आत्मविश्वास आ गया।
वह खुलकर इधर उधर घूमने लगा, जैसे उसे अब किसी का डर न हो। यही राकेश सिंह चाहता था। उसने रघुनाथ को अलग बुलाया और उससे एक छोटा सा काम करने को कहा। रघुनाथ ने बिना सवाल किए हामी भर दी। रात होने से पहले गेस्ट हाउस के डाइनिंग एरिया में वही पुराने गिलास फिर से रख दिए गए, वही जिनका इस्तेमाल पहले किया गया था। यह सब जानबूझकर किया गया ताकि कातिल को लगे कि पुलिस अब भी लापरवाह है। रात गहराने लगी। माहौल फिर से वैसा ही शांत हो गया जैसा पहली मौत से पहले था। लाइटें धीमी थीं और बाहर हवा चल रही थी। इसी बीच अमित को नीचे आते देखा गया। वह सीधे डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ा और पानी का गिलास उठाया। यह वही पल था जिसका राकेश सिंह इंतजार कर रहा था। जैसे ही अमित ने गिलास उठाया, राकेश सिंह बाहर आ गया। उसके साथ 2 सिपाही भी थे। अमित एक पल के लिए रुका, फिर उसने गिलास नीचे रख दिया। उसकी आंखों में अब वह आत्मविश्वास नहीं था। अब वहां सिर्फ सतर्कता थी। राकेश सिंह ने उससे शांत आवाज में पूछा कि वह इतनी रात को क्या कर रहा है। अमित ने कहा कि उसे प्यास लगी थी। यह जवाब सुनने में बिल्कुल सामान्य था, लेकिन राकेश सिंह ने अगला सवाल पूछ दिया, वही सवाल जो कातिल को तोड़ने के लिए काफी था। उसने पूछा कि क्या उसे पता है कि इस गिलास को यहाँ किसने रखा। अमित कुछ सेकंड चुप रहा। यही चुप्पी उसका सबसे बड़ा बयान थी। राकेश सिंह ने उसे बताया कि इन गिलासों पर वही उंगलियों के निशान हैं जो अरविंद और राजीव के गिलासों पर मिले थे। और यह निशान सिर्फ एक ही इंसान के थे। अब अमित के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। राकेश सिंह ने पूरा खेल उसके सामने रख दिया। अरविंद की मौत जहर से हुई, जो धीरे असर करता था। जहर पानी में मिलाया गया ताकि किसी और को शक न हो। राजीव को इसलिए मारा गया क्योंकि वह सौदे के बारे में बहुत कुछ जानता था और पुलिस तक पहुंच सकता था। और सुरेश को फंसाया गया क्योंकि वही सबसे आसान निशाना था। अमित ने पहली बार सिर झुकाया। उसने माना कि सब कुछ योजना के तहत किया गया था। वह जानता था कि गेस्ट हाउस का हर कोना कैसे काम करता है, कौन कब कहाँ होता है और किस वक्त कौन सी जगह खाली रहती है। उसने यह भी माना कि अगर पुलिस ने दूसरी मौत के बाद भी दबाव नहीं बढ़ाया होता तो शायद वह बच निकलता। जब उसे हथकड़ी लगाई जा रही थी, तब उसने एक आखिरी बात कही। उसने कहा कि यह सब पैसों के लिए नहीं था, बल्कि उस मौके के लिए था जिसे वह खोना नहीं चाहता था। लेकिन यह सफाई अब किसी काम की नहीं थी। राकेश सिंह ने उसे बाहर ले जाते हुए गेस्ट हाउस की ओर देखा। यह इमारत अब फिर से शांत थी, लेकिन यह वही शांति नहीं थी जो पहले थी। अब यह शांति एक कहानी छुपाए हुए थी जो कभी भुलाई नहीं जाएगी। अमित को गेस्ट हाउस से बाहर ले जाया गया। पुलिस की गाड़ी अंधेरे में गायब हो गई, लेकिन उसके पीछे एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। क्या सच में यही पूरी कहानी थी या कुछ ऐसा था जो अभी भी छुपा हुआ था? राकेश सिंह ने सुरेश वर्मा को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। सुरेश के चेहरे पर राहत थी, लेकिन वह राहत पूरी नहीं थी। 2 मौतें उसके गेस्ट हाउस में हुई थीं और यह दाग आसानी से मिटने वाला नहीं था। राकेश सिंह जानता था कि कुछ मामलों में इंसान निर्दोष होने के बावजूद सजा भुगतता है, बस इसलिए क्योंकि वह गलत जगह, गलत समय पर मौजूद होता है।
पूरी टीम दोबारा कमरे नंबर 7 में गई। अब वह कमरा सिर्फ एक अपराध स्थल नहीं था, बल्कि उस पूरी साजिश की शुरुआत था। राकेश सिंह ने सबके सामने पूरा क्रम साफ किया। अरविंद मल्होत्रा को जहर एक दिन पहले दिया गया था, बहुत कम मात्रा में, इतना कि असर हो, लेकिन तुरंत नहीं। जहर पानी में मिलाया गया था, इसलिए खाने में कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। अरविंद को लगा कि तबीयत खराब है, लेकिन उसने इसे गंभीर नहीं लिया। रात को जब असर बढ़ा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजीव मेहरा की मौत अलग नहीं थी। उसे भी वही जहर दिया गया, लेकिन इस बार मात्रा ज्यादा थी। अमित जानता था कि अगर राजीव जिंदा रहा, तो वह पुलिस को सौदे की सच्चाई बता सकता है। इसलिए दूसरी मौत जरूरी हो गई थी। सबसे चालाक हिस्सा था बंद कमरे का भ्रम। दरवाजा और खिड़की दोनों अंदर से बंद होने का नाटक था। अरविंद की हालत पहले ही बिगड़ चुकी थी। उसे किसी संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ी। हत्या कमरे में नहीं, उससे पहले हो चुकी थी। और यही वह बात थी जिसे शुरू में कोई समझ नहीं पाया। कविता मल्होत्रा चुपचाप सब सुनती रही। जब राकेश सिंह ने उससे पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है, तो उसने बस इतना कहा कि उसे पता था अरविंद गेस्ट हाउस बेचना चाहता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि कोई इसके लिए हत्या तक जाएगा। उसकी आवाज में दुख था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी थकान भी, जैसे वह बहुत कुछ पहले ही खो चुकी हो। रघुनाथ ने सिर झुका लिया। उसने कहा कि उसने कई सालों में बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा था। गेस्ट हाउस उसके लिए सिर्फ नौकरी की जगह नहीं थी, वह उसका घर था। अब वह घर हमेशा के लिए बदल चुका था। सुबह होते होते पुलिस की गाड़ियां चली गईं। गेस्ट हाउस फिर से खाली लगने लगा। वही दीवारें, वही कमरे, वही खिड़कियां। लेकिन अब हर कोना उस रात की कहानी जानता था। राकेश सिंह बाहर निकलते वक्त एक पल के लिए रुका। उसने पीछे मुड़कर उस इमारत को देखा और सोचा कि कुछ जगहें अपराध नहीं करती, लेकिन अपराध को अपने अंदर समेट लेती हैं। दरवाजे फिर से बंद कर दिए गए। खिड़कियों पर वही ग्रिल थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वहां कोई नहीं कह सकता था कि यह जगह शांत है, क्योंकि कुछ शांति हमेशा के लिए टूट जाती है। अगर यह कहानी आपको अंत तक बांधे रख पाई, तो इसका मतलब यही है कि सच हमेशा उतना सीधा नहीं होता जितना हमें दिखता है। कई बार सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो चुप रहते हैं, और सबसे सुरक्षित वही जगहें होती हैं जहां हमें डर लगना चाहिए। ऐसी ही रहस्यमयी हत्याओं और सस्पेंस से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई जगह, नए किरदारों और एक और सच के साथ, जो सामने आने से पहले कई जिंदगियां बदल देगा।